Hello everyone, welcome back to my channel. This is A. Kapil Gupta. So in today's video, we are going to discuss about one important IPO which is SBFC IPO. So अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी जो है वो एनबीएफसी में इसका बिजनेस है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कि डिपॉजिट पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है जो और एमएसएमई की लोन देती है। और जिसका अगर बात करें तो इसके जो ब्रांचेज हैं वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में 106 105 सिटी में पूरे 137 ब्रांचेज है। मतलब पूरे डिफरेंट जितने भी स्टेट है और यूनियन टेरिटरी है उन सबको मिला करके लगभग 137 ब्रांचेज है, विच इज मतलब एक अच्छी खासी कंपनी है। तो जिसका आईपीओ स्टार्ट होने वाला है वो थर्ड से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, थर्ड से 7 अगस्त तक का रहेगा और 10 अगस्त को जिसका अलॉटमेंट रहेगा और रिफंड इनिशिएशन रहेगा 11 अगस्त को। और शेयर्स का जो है डीमेट में जो ट्रांसफ़र रहेगा वो 14 को रहेगा। मतलब जिसको अलॉटमेंट हो जाएगा उसका शेयर डीमेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा 14 को और शेयर्स का स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग रहेगा 16 को। तो मतलब 16 अगस्त को एनी हाउ मतलब स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग हो जानी है। और अगर अगर बात करें कंपनी का जो इशू साइज है वो इशू साइज टोटल 1025 करोड़ का है। 1025 करोड़ का इशू है जिसमें से फ्रेश इशू जो रहेगा 600 सीआर का फ्रेश इशू रहेगा और 425 करोड़ का रहेगा वो ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल का मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वो अपना शेयर्स बेच करके वो एग्जिट करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। तो अगर जैसे इसका अगर फाइनेंशियल्स पर नज़र डालते हैं तो जैसे फाइनेंशियल्स में अगर कंपनी का अगर एसेट्स देखें तो 31 मार्च 2020 में कंपनी का जो एसेट्स था 4207 करोड़ का था, जो कि बढ़ करके 4231 करोड़ का हो गया 31 मार्च 21 को। और वही अगर 31 मार्च 22 की बात करें तो उस समय 4515 करोड़ का एसेट हो गया और 31 मार्च 22 का 31 दिसंबर 22 का है 5334 करोड़ और 31 मार्च 2023 का जो रिसेंटली जो ऑडिट हुआ है जिस बैलेंस शीट का उसके हिसाब से 5746 करोड़ का कंपनी का असेट्स है। और रेवेन्यू की अगर बात करें तो जहां 2020 में कंपनी का जो रेवेन्यू था 4,444 करोड़ का रेवेन्यू था, वही बढ़ करके 740 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है, जो कि आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल हुआ है। 3 सालों में ऑलमोस्ट डबल हुआ है रेवेन्यू का। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2020 में 35.5 शेयर का हुआ करता था, जो कि 2023 में 31 मार्च 2023 में एज ए बैलेंस शीट के हिसाब से 149 शेयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया है। और कंपनी की नेटवर्थ की बात करें, नेटवर्थ हर एक कंपनी का जैसे आप जो टोटल एसेट्स होता है उसमें से आप करंट लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो वो नेटवर्थ आ जाता है। तो नेटवर्थ की अगर बात करें तो 31 मार्च 2020 का जो कंपनी का नेटवर्थ था वो 752 शेयर का नेटवर्थ था, जो कि बढ़ करके 31 मार्च 23 में 1466 शेयर का कंपनी का नेटवर्थ हो गया है। और इसके बावजूद और अगर कंपनी की बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग यहाँ पर 2020 में 31 मार्च 2020 में 3056 शेयर का बोरोइंग हुआ करता था, वही बढ़ करके 31 मार्च 23 में 3745। तो अगर आप देखेंगे जिस हिसाब से रेवेन्यू बढ़ रहा है और जिस हिसाब से कंपनी का टोटल एसेट्स बढ़ रहा है उसके मुकाबले बोरोइंग बल्कि मतलब उसका जो मतलब स्लो मूविंग कर रही है। तो इसका मतलब है कि कंपनी की फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छा है, मतलब आप असेट्स भी काफ़ी अच्छी है, रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा है। और कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो की अगर बात करें तो जो आरओई जो है आरओई है 9.93% का और पी रेशियो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है 40.42% का है। और अगर कंपनी का नॉन परफॉर्मिंग एसेट देखे हैं तो रिसेंटली पहले इसका था 1.95 का, जो कि घट करके 31 मार्च 23 को जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब है कि जब कंपनी जब किसी को लोन देती है और वो पार्टी डिफॉल्ट कर जाती है तो जो भी जितना भी अमाउंट का डिफॉल्ट करता है उसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं। कि कंपनी का वो डूबत हो जाता है जिसका कंपनी प्रोविजन बना लेती है कि अभी हमको जो हमने जिसको लोन दिया है उससे हमको रिकवरी नहीं होने वाली है, तो वो कंपनी एक प्रोविजन बना लेती है। बैंक वगैरह के केस में ये बहुत मैटर करता है कि कंपनी का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितना है। तो अगर इस एनबीएफसी की बात करें तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है 1.41% का, जो कि मतलब काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसने पहले से अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को इम्प्रूव किया है। तो जिसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कंपनी के लिए कम होने का।
और अगर बात करें कि कंपनी का जो इशू साइज होने वाला है रिटेल का, एचएनआई और बाकी सब के लिए कैसा क्या रहने वाला है। अगर रिटेल की बात करें तो रिटेल में एक लॉट रहेगा और एक लॉट में 260 शेयर्स रहेंगे और प्राइस जो रहेगा वो 54 से लेकर के 57 तक का रेंज का रहेगा। मतलब आप आपके पास चॉइस रहेगी कि आप किसी भी प्राइस पर अप्लाई कर सकते हो, बट मैक्सिमम जो बीट आप कर सकते हो 57 तक का कर सकते हो। तो अगर आप एक लॉट का देखेंगे, अगर उस तरह से जो रिटेल कैटेगरी में आएगा वो 14,820 का आएगा। तो उसी तरह से अगर आप एज ए रिटेल अप्लाई करते हो तो मैक्सिमम कितना लॉट अप्लाई कर सकते हो, 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो। और जो कि टोटल अमाउंट में अगर देखें तो 1,92,660 का ये टोटल अमाउंट आता है एज ए रिटेल में अप्लाई करते हो। फिर उसके बाद आता है एचएनआई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल करके आता है। कि सपोज आप एक एज ए इंडिविजुअल अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो उसको एचएनआई जनरली बोलते हैं हम। तो एचएनआई के लिए मिनिमम जो लॉट रहता है वो 14 लॉट रहता है। और जो अमाउंट देना पड़ता है इस अमाउंट आ रहा है 2,07,480 का आ रहा है ये, अगर आप रिटेल मिनिमम अप्लाई करते हो। और मैक्सिमम कितना आप अप्लाई कर सकते हो एज एचएनआई रिटेल के लिए, वो है 67 लॉट कर सकते हो, जो कि 9,92,000 का आता है। तो इस हिसाब से आप अपना कैटेगरी देख लीजिए। मैं भी इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ, बिकॉज इस कंपनी की आईपीओ का फाइनेंशियल रेशियो भी काफ़ी अच्छा है और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी काफ़ी अच्छा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ये आईपीओ में मोर देन 50% चल रहा है। मतलब अगर आप मतलब ये जनरली घटता बढ़ता रहता है, जितना भी लिस्टिंग जब तक कंपनी लिस्ट नहीं हो जाती है तब तक ये ग्रे मार्केट प्रीमियम चलता है, जो कि एज ऑफिशियल नहीं बोल सकते हैं, जिसको लोग उतार मतलब डिमांड सप्लाई की बेसिस पर ये घटता बढ़ता रहता है। बट ये मतलब 50% से ज़्यादा ही चल रहा है। तो आप एक उम्मीद कर सकते हो कि सपोज इस आईपीओ में अप्लाई करते हो तो आपका जो लिस्टिंग गेन होने वाला है वो 50% से ज़्यादा का होने वाला है एज जो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से। और कंपनी का बाकी का रेशियो जो वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। तो इस आईपीओ में आप अप्लाई करें और डिपेंडिंग अपन आप एचएनआई हो, रिटेल हो, आप उस अप्लाई करें और एक ही लॉट में अप्लाई करें, बिकॉज इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होने वाला है। तो ज़्यादा पैसा फंसा करके कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर आपको शेयर अलॉट नहीं होता है। तो चलिए इसी के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से फाइनेंस की नॉलेज, शेयर मार्केट की नॉलेज और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट की कंसल्टेंसी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने नियर एंड डियर को शेयर करें। थैंक यू सो मच।